A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज आप जो क्लास देख रहे हैं वो कल के आरआरबी के नोटिफिकेशन की डिटेलिंग है। कैसे क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन अप्लाई करने का, आपको लैंग्वेज कौन सी देखनी है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, इन सब की डिटेलिंग आज देख लेते हैं। और आज से ही लिंक ओपन हो जाएगी। एग्ज़ाम कराने की डेट्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है आईबीपीएस की साइट का स्क्रीनशॉट जहां पर लिख के आ रहा है क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट फॉर सीआरपी आरआरबी 9th। ठीक है, देखिए टेंटेटिव डेट्स सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अपना जो काम का मुद्दा है वो है टेंटेटिव डेट्स क्या है। तो रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन के लिए, एडिटिंग के लिए डेट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के लिए 1 तारीख से 21 तारीख तक की हैं, एक साथ आज से ही। और पेमेंट भी इतनी ही डेट के बीच में हो जाएगा। पीईटी प्री एग्जाम ट्रेनिंग कराता था आरआरबी, आईबीपीएस एक्चुअली कराता था। तो उसके लिए जो कॉल लेटर डाउनलोडिंग की डेट है वो है 12/8 और जो कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग पीजी है वो 24 से 29 अगस्त की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी गई है, इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी। इस बार शायद पीईटी नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो डेट्स ये हैं। इसके बाद प्री के एग्ज़ाम की डेट जो उन्होंने कही है डाउनलोड कॉल लेटर की, वो कही है अगस्त 2020। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट कही है उन्होंने प्री की, वो कही है सितंबर टू अक्टूबर 2020। और यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं है, इसका मतलब एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन जो रिज़ल्ट आएगा प्री का वो अक्टूबर में आ जाएगा और मेंस के लिए ही जो कॉल लेटर है वो अक्टूबर नवंबर तक आ जाएंगे। मेंस होगा अक्टूबर नवंबर तक, रिज़ल्ट आ जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, इंटरव्यू के कॉल लेटर्स भी आ जाएंगे, कंडक्ट होगा इंटरव्यू भी अक्टूबर नवंबर तक। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है हमारा वो हमें जनवरी 2021 नए साल के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, या फिर अगर आप नेपाल, भूटान, तिब्बत के रिफ्यूजी हैं और 1 जनवरी 1962 से पहले ही यहाँ पर परमानेंट सेटल हो चुके हैं। इसके अलावा जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये कंट्रीज़ हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो उनको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। हाँ, यहाँ पर एज देख लेते हैं। देखिए जो ऑफिसर स्केल 3 के लिए है, सीनियर मैनेजर के लिए है, यहाँ पर एज है 21 से 40 बिलो, मतलब 3/7/1980 से पहले पैदा नहीं हुआ हो और 30/6/99 के बाद पैदा नहीं हुआ हो। ऑफिसर स्केल 2 के लिए जो मैनेजर पोस्ट है उसके लिए 21 से बिलो 32 है, तो 3/7/1988 से पहले पैदा नहीं हुआ हो, नॉट लगा हुआ है। और 30/6/99 के बाद पैदा नहीं हुआ हो, बोथ डेट इंक्लूसिव, दोनों ही केस में। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो एज है वो कम है, क्लरिकल है बेसिकली, अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 30 ईयर्स। यहाँ पर 3/7/90 से पहले पैदा ना हुआ हो और 30/6/2002 के बाद पैदा ना हुआ हो। फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, सॉरी ये वाली जो पोस्ट थी, ये जो हम पीओ मान के चलते हैं, पीओ और क्लर्क की जो पोस्ट आती हैं, तो ये पीओ की है, ये क्लर्क की है। यहाँ पर एज है 18 ईयर्स, बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। 2/7/92 के पहले पैदा ना हुआ हो और 1/7/2002 के बाद पैदा ना हुआ हो। अच्छा, यहाँ पर रिलैक्सेशंस मिलते हैं। SC/ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विस मैन के लिए है, विडोज के लिए है। तो अभी वो हम उस बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देखते हैं वो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बैचलर डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन, और
प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, जैसा कि आरआरबी ने कहा है, उसकी लैंग्वेज भी अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा आपकी बैचलर की डिग्री में कितना परसेंटेज आया है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। एक सेकेंड, हाँ। और प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कैंडिडेट की जो डिग्री है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन। बेसिकली यहाँ पर बात ये हो रही है कि चूंकि हम रूरल एरियाज आरआरबी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको जो आपकी डिग्री है वो कृषि, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फॉरेस्ट्री, वानिकी, पिसिकल्चर, अगर इन सब चीज़ों में है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। लैंग्वेज की बात फिर से वही है, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग मैनेजर के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम परसेंटेज 50% मार्क्स मांगा गया है। प्रेफरेंस मिलेगी बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंसेस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन, आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। हाँ, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ की जो पोस्ट आती है उसमें आईटी के लिए कहा गया है कि जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, सीएस, आईटी में होनी चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स मांगे गए हैं। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिज़ायरेबल है, यहाँ पर होना चाहिए वाली चीज़ नहीं है, ये डिज़ायरेबल है। सर्टिफिकेट हो एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, बीबी, वीसी और ओसीपी में, और 1 साल का आपके पास रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा है। सीए के लिए सर्टिफिकेट मांगा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, और 1 साल एज अ सीए आपने काम करा हो। लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री मांगी है यूनिवर्सिटी इन लॉ से, और 2 साल एज एन एडवोकेट वर्क करा हो। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एमबीए फाइनेंस। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एमबीए मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एग्रीकल्चर के लिए डिग्री मांगी है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, वेटनरी साइंसेस, और हाँ मिनिमम 50% मार्क्स, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ऑफिसर स्केल 3 के लिए बैचलर डिग्री कही है, मिनिमम 50%, और प्रेफरेंस वापस फिर से वही है, यहाँ पर मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी डिस्कस हो चुका है। हाँ, एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस में जीएसटी लगा हुआ है, और 1 तारीख से 27 तारीख के 21 तारीख तक के ही बीच में आपको पेमेंट भी कर देना है। वो आप तुरंत करेगा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करिएगा तो पेमेंट तुरंत करते हुए चलिएगा। और फीस कितनी है, तो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए SC ST PWD जो दिव्यांग जन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 175 है, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए 850 रुपीज़ है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी 175 है SC ST दिव्यांग एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी सब के लिए 850 है। बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस जो ऑनलाइन पेमेंट फीस की है वो भी कैंडिडेट ही बॉन्ड करेंगे, कैंडिडेट ही लेंगे, मतलब सॉरी कैंडिडेट को ही देना होगा। ठीक है, पेमेंट की फ़ीस जो है वो ऑनलाइन मोड पे रहेगी। आपको कैसे फ़ीस सबमिट करनी है ये भी देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान से आप अपनी पूरी जो एप्लीकेशन आपने भरी है वो ध्यान से देख लीजिएगा कि सारी डिटेल्स सही हैं या गलत हैं। ठीक है, उसके बाद ही फाइनल सबमिट पे जाइएगा। फाइनल सबमिट प्रेस करने के बाद आपको जो है वो पेमेंट गेटवे के थ्रू पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर पेमेंट जो है वो डेबिट कार्ड, जो रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड या मैस्ट्रो चलता है, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, IMPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू हो जाएगा। फाइनल सबमिट के बाद एक एडिशनल पेज खुल के आता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जहाँ पर और भी डिटेल्स आपको भरनी है। इसके बाद अगर सक्सेसफुल नहीं है तो वापस से लॉगिन करने की बात कही जाती है कैंडिडेट को, और जो भी आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, पासवर्ड मिला है, वो भरिए।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी रहती है एसएससी के कंपेयर में कि आपके पास जो है वो मेल आता है और मोबाइल पे नंबर भी, मतलब मोबाइल पे एसएमएस भी आता है। ठीक है, इसके बाद एक ई रेसिप्ट जनरेट होगी, उस ई रेसिप्ट को संभाल कर रख लीजिए। प्रिंट आउट उन्होंने कहा है टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ई रेसिप्ट, पर ई रेसिप्ट की प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट उसे सेफ रख लीजिए क्योंकि दोबारा जनरेट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, हाँ, लैंग्वेज की बात हो रही थी, लैंग्वेज देख लीजिए। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश तेलुगु आनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से हैं तो इंग्लिश हिंदी, असम से है तो आपको इंग्लिश हिंदी असामीज़ आनी चाहिए, बिहार से हैं तो इंग्लिश हिंदी, छत्तीसगढ़ इंग्लिश हिंदी, गुजरात इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती, हरियाणा हिमाचल प्रदेश से हैं तो आपको इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए, जम्मू कश्मीर से हैं तो इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू, झारखंड से हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी, कर्नाटक से हैं तो इंग्लिश हिंदी कन्नड़ा कोंकणी, केरल से इंग्लिश हिंदी मलयालम, मध्य प्रदेश मेघालय मिजोरम नागालैंड से इंग्लिश हिंदी, महाराष्ट्र इंग्लिश हिंदी मराठी कोंकणी, मणिपुर इंग्लिश हिंदी एंड मणिपुरी, उड़ीसा से इंग्लिश हिंदी एंड उड़िया, पुडुचेरी इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम, पंजाब इंग्लिश हिंदी एंड पंजाबी, राजस्थान उत्तराखंड इंग्लिश एंड हिंदी, तमिलनाडु इंग्लिश हिंदी के साथ तमिल, तेलंगाना इंग्लिश हिंदी के साथ तेलुगु एंड उर्दू, त्रिपुरा इंग्लिश हिंदी एंड बंगाली, उत्तर प्रदेश इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू, वेस्ट बंगाल इंग्लिश हिंदी एंड बंगाली। तो ये लैंग्वेजेस प्रेफरेंस में मांगी जाती हैं और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो भी इन 3 मोड में आपको मिलेगा, मतलब इन लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा। देखिए जो ऑफिसर स्केल, सॉरी, हाँ, प्री के एग्ज़ाम का आप बाइफिकेशन देख लीजिए। 45 मिनट का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 45 मिनट का पेपर होता है। पेपर से पहले अब तो अभी थोड़ा अलग हो जाएगा, पर पहले क्या था, पेपर से पहले बहुत टाइम मिलता था, लेकिन पेपर शुरू होते ही आप, अगर आपने एंड करा है हाफते हुए तो ही आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ क्लर्क के लिए अगर हम कहें तो रीजनिंग 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, और टोटल 45 मिनट की टाइमिंग। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 45 मिनट की ही टाइमिंग मिलेगी। मिनिमम कट ऑफ आपको चाहिए, इसके बाद ही आप ऑनलाइन मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस मेन का देख लेते हैं। रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर नॉलेज आएगी 40 मार्क्स के होंगे, सॉरी 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, जी आएगी 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी में आपके पास यहाँ पर चॉइस आ जाती है, मतलब बेसिकली आपको प्री में इंग्लिश नहीं पढ़नी है, मेंस के लिए इंग्लिश या हिंदी, और 40 क्वेश्चन होंगे, आप कोई भी एक ही सेक्शन ऑप्ट कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल 20 क्वेश्चन, सॉरी 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और कंपोजिट टाइम होगा 2 घंटे का, 2 घंटे शुरू होंगे और आपका एग्जाम खुलता जाएगा, कोई भी सेक्शन वाइज आपकी टाइमिंग यहाँ पर अभी नहीं है। इसके बाद ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम है, रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज जीए इंग्लिश हिंदी में प्रेफरेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 2 घंटे की टाइमिंग। ठीक है, अब बस दोनों में डिफरेंस ये आ जाता है कि चूंकि आपको एक क्लरिकल पोस्ट है, आपकी एक पीओ पोस्ट है, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है क्वेश्चंस के वो थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं। वो आपको हमारी फैकल्टीज़ जो हैं वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की आपको जल्दी ही आपसे मिलेंगी। इसके बाद सिंगल लेवल एग्ज़ाम होता है ऑफिसर स्केल 2 के लिए, जो जनरल बैंकिंग का है। इसमें रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज आएगी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई आएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल 2 घंटे की टाइमिंग, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और यहाँ पर केवल एक सिंगल एग्जाम होता है, यहाँ पे प्री और मेंस नहीं होते। स्पेशल क्रेडिट, सॉरी, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए होता है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग
फाइनेंशियल अवेयरनेस इंग्लिश 40 क्वेश्चन, रीजनिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, हिंदी के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, यहाँ पे प्रेफरेंस रहती है आपके पास हिंदी इंग्लिश जो भी आप चाहो। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो बेसिकली 240 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स के, यहाँ पर 200 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स के। पेनाल्टी रहती है आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाते हैं फॉर ईच क्वेश्चन जो भी आपने रॉन्ग करा है, और इसके हिसाब से ही आपके जो करेक्ट स्कोर हैं वो आते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसके लिए कोई भी पेनाल्टी नहीं कटती है। कट ऑफ जो है वो आपको फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस मिनिमम स्कोर हर टेस्ट का आपको निकालना है, मतलब हर सब्जेक्ट का आपको निकालना है। उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ रहता है वो आपको निकालना है। फॉर ऑफिसर स्केल 1 सेम चीज़, ईच टेस्ट का आपको मिनिमम स्कोर निकालना है। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आपका टोटल कट ऑफ आता है फॉर इंटरव्यू। तो अगर आपने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद फाइनल जो बनता है वो मेंस और इंटरव्यू का जोड़ कर बनता है। फॉर ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 मिनिमम स्कोर निकालना है ईच टेस्ट जो सिंगल एग्जाम हो रहा है टू बी शॉर्ट लिस्टेड इन इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको IBPS की साइट पर जाना है, दैट इज़ www.ibps.in। यहाँ पर होम पेज में आपको CRP फॉर RRB लिख के आ रहा होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कैसी आपकी रहती है यहाँ पे IBPS की साइट। देखिए ये जो आपका लिख के आ रहा है CRP RRB, आप यहाँ पर जब ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो आपको आगे की नोटिफिकेशन और अप्लाई के लिए जो भी लिंक है वो मिल जाएगी। बाकी ऐसे भी यहाँ पर ऐसे लिख के आ रहा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर CRP RRB। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए क्या क्या, तो आपको फ़ोटो चाहिए अपनी पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर चाहिए, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसा है तो वो भी देख लीजिए। I, name of candidate, hereby declare that all the information submitted by the applicant by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as when required। ये आपको हाथ से अपने लिख के देना है और देन उसके बाद उसकी स्कैंड कॉपी आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। ये जो रिटन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो भी सामने रख लीजिए। तुरंत के तुरंत सारा काम होते हुए चले, आप गलती से भी भूल ना जाओ कि आपने पेमेंट नहीं करी है। ठीक है, पेमेंट कैसे होनी है डिस्कशन फीस का आगे कर चुके हैं। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होगा। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन प्रॉपरली होना चाहिए, अगर लेफ्ट थंब नहीं है तो राइट थंब, अगर नहीं है तो फिंगर्स, इनके बारे में डिटेलिंग रहती है। एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जो कुछ भी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर, पासवर्ड वगैरह, आपका कॉल लेटर, सब कुछ ईमेल आईडी पर आता है आपकी। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ रही है सोशल डिस्टेंसिंग, जो यहाँ पर एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम, चलिए आइए देख लेते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मोड कैसा रहेगा जब एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो इस बार आपको डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम प्रिंट मिलेगा कॉल लेटर में, और आपको अपने टाइम पर ही पहुंचना है, उससे पहले नहीं पहुंचना है जिससे वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो। एडमिट कार्ड जो है वो SMS या मेल के थ्रू आ जाएगा, जो ऑनलाइन IBPS की साइट है वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। दूसरी चीज़, कैंडिडेट को सिर्फ 15 मिनट पहले आना है रिपोर्टिंग टाइम के, उससे पहले नहीं आना है। जो कैंडिडेट रोल नंबर और लैब नंबर होता था, जो पेज बाहर लगा होता था एग्ज़ाम सेंटर के, वो नहीं लगा होगा, वो आपको आपके कॉल लेटर, एडमिट कार्ड और ID वेरिफिकेशन के टाइम ही दे दिया जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स को लेके आना है सबसे ज़रूरी वो है मास्क, ग्लव्स। जो बॉटल रहेगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, पानी आपको खुद लेके आना है, वहाँ पीने को नहीं मिलेगा। एक हैंड सैनिटाइज़र की बोतल जो 50 ml की होगी, अपना खुद का सिंपल पेन
और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर, आईडी ओरिजिनल में, फोटोकॉपी ऑफ आईडी। अच्छा, इस बार ध्यान रखिएगा, जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट्स स्टेपल करके नहीं लेके जाते हैं आईडी और कॉल लेटर, तो प्लीज़ उसे जो है वो स्टेपल करके लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्क्राइब कैंडिडेट्स हैं वो दोनों ही आप जो हैं वो मास्क पहन के आएंगे, कोई भी बिलोंगिंग्स आप शेयर नहीं करें किसी के साथ, सेफ डिस्टेंसिंग, सेफ सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, रो में खड़ा होना है जैसे वहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। स्क्राइब और कैंडिडेट्स दोनों को ही N95 मास्क पहनना है क्योंकि आसपास बैठ के काम पेपर देना होता है। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए सबके पास मोबाइल फ़ोन में, और आपका रिस्क फैक्टर वो दिखा रहा हो। आप गार्ड को पहले अपना वो डिस्प्ले करेंगे आपका स्टेटस, उसके बाद ही आपको अंदर जाने को मिलेगा। पहले क्या होता था, हम लोग फ़ोन जमा कर देते थे, पर यहाँ फ़ोन नहीं जमा होगा, पहले आप आरोग्य सेतु ऐप दिखाएंगे, उसके बाद फ़ोन आगे जमा होगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो जो एनेक्जर 4 में दिया गया है वो डिक्लेरेशन प्रिंट करा के साइन करके लाना है, और वो सिक्योरिटी गार्ड को आपको एंट्री में दिखाना है, एंट्री में। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आरोग्य सेतु स्टेटस दिखाने के बाद आपके फ़ोन स्विच ऑफ होके आपको जमा करा देना है लोकेशन पे, और वहाँ पर भी भीड़ नहीं लगानी है। सबके जो हैं वो टेम्परेचर चेक करे जाएंगे, और अगर आपका टेम्परेचर 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा निकला तो आपको अलाउ नहीं करा जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले क्या होता था, आपको बैठा के फ़ोटो ली जाती थी, बायोमेट्रिक लिया जाता था, पर इस बार क्या होगा, फ़ोटो सिर्फ कैप्चर होगी और वो भी खड़े रहकर ही होगी, सीट नंबर वहीं पर दे दिया जाएगा। रफ शीट, कॉल लेटर, आईडी प्रूफ कैसे, तो रफ शीट्स जो हैं वो डेस्क पर पहले से रखी होंगी, बाद में नहीं मिलेंगी दोबारा, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करिएगा। उसके बाद जो कॉल लेटर और आईडी प्रूफ है वो आपको एक बॉक्स में खुद ही ड्रॉप कर देनी है, कोई लेने नहीं आएगा। इसके बाद रफ शीट्स भी जो हैं, जो डेजिग्नेटेड डिब्बा उसका रहेगा, वहाँ पर आपको डाल देनी है। पोस्ट एग्ज़ाम कंट्रोल्स शिफ्ट पूरी हो जाने के बाद जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे आपको वीनू जो जगह है वहाँ से आपको बाहर निकलना है। इसके अलावा अगर और कुछ ज़रूरत लगती है तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बाद में आपको बता दिए जाएंगे। जो स्कोर्स आएंगे वो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए केवल जो भी मेंस में होंगे वो फाइनल मेरिट में आता है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए मेंस के एग्ज़ाम, और उसके बाद फाइनल में मेंस और इंटरव्यू दोनों के एग्ज़ाम। उसके बाद ऑफिस स्केल 2 जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 3 के लिए जो सिंगल लेवल एग्ज़ाम होता है वही केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर इंटरव्यू के लिए माना जाता है, और फाइनल मेरिट लिस्टिंग बनती है, ठीक है। तो ये आपका पूरी डिटेल थी आरआरबी की जो पोस्ट डिक्लेयर हुई है। वैकेंसीज अभी डिक्लेयर नहीं हुई हैं, वैकेंसीज जितनी आएंगी वो बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। तो अभी आप फोकस करिए अपने एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से ही लिंक शुरू हो गई है, तो हम आज से ही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे विथ अजय, दक्ष विथ अजय सर।